नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम। राम राम साहब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर आज फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा नया टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। इस टॉपिक के अंदर इससे पहले दोस्तों हम राजस्थान अध्ययन नाम की किताबों को कक्षा 9 और 10 की, और हमारा राजस्थान नाम की किताब कक्षा 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 की, यानी कहें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की सभी की राजस्थान से संबंधित सभी किताबों को हम वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो देख लीजिए। दोस्तों, आज कल हमने राजस्थान का इतिहास अब टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किया था, जिसका हम एक वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज हम राजस्थान का भूगोल को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़े थे, अब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे अपन। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। दोस्तों, सामान्य परिचय के अंदर नामांकन पढ़ते हैं अपन पहले कि राजस्थान नाम कहां से आया, राजस्थान को कब कब किस किस कालखंड में किस नाम से जाना जाता था, कब किस नाम से कहते थे। प्राचीन काल में राजस्थान को किस नाम से पुकारा जाता था, मध्यकाल में राजस्थान को किस नाम से जानते थे, ब्रिटिश काल में किस नाम से जानते थे, ब्रिटिश काल में या जो मुगल काल था उस समय पे किस किस नाम से जानते थे, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज चर्चा करेंगे हम राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में आने तक के, कि राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप में आया है, ये वर्तमान स्वरूप में राजस्थान किस प्रकार से आया है। आइए देखते हैं, अपन आगे बात करते हैं इस पर, नामांकन पर चलते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद काल में यानी कि वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना गया था। ब्रह्मव्रत वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में कहा गया था, जबकि रामायण काल में वाल्मीकि द्वारा इसके लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है। दोबारा से देखें, वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि रामायण काल में यानी कि वाल्मीकि द्वारा, महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसके अंदर मरुकांतर शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं महाभारत काल की। तो दोस्तों, महाभारत काल में भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। तो एक एक करके अपन चर्चा करते हैं सबको। जैसे शुरुआत करते हैं जैसलमेर से। तो जैसलमेर को बल या मांड कहते थे जैसलमेर को महाभारत काल के दौरान। महाभारत काल के दौरान बल या मांड जैसलमेर को कहा जाता था, जबकि नागौर को अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। नागौर को अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। जब भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा छोड़ के अयोध्या गए थे, द्वारिका गए थे, तो वो अहिछत्रपुर में होकर निकले थे, ऐसा उल्लेख मिलता है कि अहिछत्रपुर में होकर उस समय पे वो निकल के गए थे। बीकानेर को जंगल प्रदेश कहते थे, महाभारत काल में जंगल प्रदेश कहते थे बीकानेर को, और बीकानेर के शासकों को जंगलधर कहते थे। बीकानेर के जो शासक होते थे उसे जंगलधर और बीकानेर प्रदेश को जंगल प्रदेश कहते थे। जबकि यौध्य प्रदेश गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका हुआ करता था। उस समय गंगानगर ही एक जिला था। गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो इलाका है इसे यौध्य प्रदेश कहते थे। कब? महाभारत काल में यौध्य प्रदेश के नाम से जानते थे। जयपुर के समीप बैराट है। इस बैराट को महाभारत काल में विराट नगर के नाम से जानते थे। यह विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी भी थी, और मत्स्य जनपद अलवर वाले क्षेत्र को कहते थे। अलवर वाले क्षेत्र को, जो अलवर और जयपुर के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मत्स्य जनपद कहते थे, और इस मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी। इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र को शूरसेन कहते थे। शूरसेन प्रदेश,
सूरसेन प्रदेश भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र को कहते थे और इसकी राजधानी मथुरा थी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। मथुरा राजधानी थी सूरसेन प्रदेश की। इसके बाद बात करते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को शिवी जनपद कहते थे, शिवी जनपद, शिवी जनपद। इसकी राजधानी माध्यमिका थी, माध्यमिका के नाम से जानते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ में नगरी के नाम से जानते हैं, वर्तमान में नगरी संपद, नगरी सभ्यता के नाम से। और वो शिवी जनपद की राजधानी थी, उस समय उसका नाम माध्यमिका हुआ करता था। दोस्तों, जालौर को सुवर्णगिरी कहते थे महाभारत काल में, जालौर का नाम सुवर्णगिरी था, सुवर्णगिरी। और जालौर में ही एक जगह है भीनमाल, इसको श्रीमाल के नाम से जानते थे। ये महाभारत काल के नाम थे। एक बार दोबारा से देख लें महाभारत काल के नामों को। जैसलमेर को बल्ल या मंड कहते थे, नागौर को अहिछत्रपुर कहते थे, बीकानेर को जंगल प्रदेश कहते थे और बीकानेर के शासकों को जंगलधर कहते थे। हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र को यौधेय प्रदेश कहते थे, जबकि बैराट, जयपुर के प्रदेश, जयपुर वाले क्षेत्र को बैराट कहते थे या विराट नगर कहते थे, बैराट वाले क्षेत्र को विराट नगर कहते थे। अलवर वाले क्षेत्र को मत डबोने अपना एक 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 अंतिम बरस यानी कि अज्ञातवास का अंतिम बरस बिताया था और अभिमन्यु का विवाह हुआ था विराट की पुत्री उत्तरा से। भरतपुर, धौलपुर और करौली वाले क्षेत्र को शूरसेन नगर कहते थे। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जबकि शिवी जनपद चित्तौड़ और उदयपुर वाले क्षेत्र को कहते थे महाभारत काल में, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी, जो कि नगरी के नाम से वर्तमान में जानी जाती है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ की है, उसको जाना जाता है। जालौर को सुवर्णगिरी कहते थे और भीनमाल को, जो कि जालौर जिले के अंदर आती है, श्रीमाल के नाम से जानते थे। ये महाभारत काल के नाम थे। आगे चलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं महाभारत काल के बाद में कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। तो दोस्तों, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है, वो उल्लेख मिलता है हमें कुछ शिलालेखों से। दो शिलालेख हैं, दो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं राजस्थान के अंदर जो खोजे गए हैं। पहला शिलालेख है, उस पहले शिलालेख का नाम है घोसुंडी शिलालेख और दूसरा शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख उदयपुर जिले के अंदर आता है, जबकि बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले के अंदर। दोस्तों, पहले बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख की, जो कि उदयपुर जिले के अंदर है। सॉरी, उदयपुर जिले के अंदर नहीं है, घोसुंडी शिलालेख नगरी के अंदर है, नगरी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। चित्तौड़गढ़ जिले में नगरी नामक स्थान पर घोसुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ है और यह खंडित अवस्था में प्राप्त हुआ है, जबकि यह शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख, वर्तमान में उदयपुर जिले के अंदर संग्रहालय में रखा हुआ है। उदयपुर जिले की संग्रहालय में घोसुंडी शिलालेख वर्तमान में स्थित है, जबकि यह पाया नगरी सभ्यता से था, नगरी नामक स्थान से, चित्तौड़गढ़ जिले से खंडित अवस्था में प्राप्त हुआ था। और यह शिलालेख जो है 532 ईसा पूर्व का है, 532 ईसा पूर्व का है। और इस शिलालेख में राजस्थानीय शब्द लिखा हुआ है, राजस्थान न होकर राजस्थानीय यानी कि राजस्थान में रहने वाले राजस्थानीय शब्द का उल्लेख है इसके अंदर। और यह शिलालेख संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा हुआ है यह शिलालेख। इस शिलालेख से हमें इसके अलावा और क्या जानकारी मिलती है? इस शिलालेख से हमें वैष्णव और भागवत धर्म के प्रचार का उल्लेख मिलता है और यह सबसे प्राचीनतम उल्लेख है। इस शिलालेख के अंदर वैष्णव और भागवत धर्म के प्रचार का सबसे प्राचीनतम उल्लेख हमें घोसुंडी शिलालेख से मिलता है, जो वर्तमान में जयपुर संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है, नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में से प्राप्त हुआ था। यहां से राजस्थानीय शब्द इस पर उत्कीर्ण मिला है संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि के अंदर। आगे बात करते हैं अपन दूसरे शिलालेख की, जो कि बसंतगढ़ शिलालेख है। यह सिरोही जिले के अंदर है और इसमें राजस्थानीयादित्य नामक शब्द मिला है इसके अंदर। और ये एक मंदिर के अंदर लगा हुआ है, यह शिलालेख एक मंदिर के अंदर लगा हुआ है
और उस मंदिर का नाम है खीमल माता का मंदिर। खीमल माता का मंदिर है सिरोही जिले के अंदर, जहां बसंतगढ़ शिलालेख लगा हुआ है, जो 682 ईसा पूर्व का है। 682 ईसा पूर्व का है ये शिलालेख। इस शिलालेख से हमें मेवाड़ के शासक शिलादित्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये हमें प्राचीनतम जो अवशेष मिले थे राजस्थान शब्द के, तो वो प्राचीनतम अवशेष, लिखित रूप से अवशेष ये मिले थे हमें, प्राचीनतम। इसके बाद बात करते हैं हम मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को किस किस नाम से जाना जाता था। अब मध्यकाल का मतलब आता है मुगल काल के दौरान। मुगलों ने राजस्थान को किस किस नाम से पुकारा था, वो नाम, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रों के नाम उन्होंने बदल बदल के रखे थे, तो वो किस किस क्षेत्र का क्या नाम रखा था उन्होंने, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम चित्तौड़गढ़ जिले की। चित्तौड़गढ़ जिले का नाम खिलजाबाद रखा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जिले का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया था। खिरजाबाद नाम रखा था किसका? चित्तौड़गढ़ जिले का। इसके अलावा शिवाणा का नाम खैराबाद रखा था, जो कि सिवाणा बाड़मेर के अंदर आता है। सिवाणा दुर्ग का नाम बदल के इन्होंने खैराबाद कर दिया था, खैराबाद। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, शिवाणा का नाम खैराबाद। जबकि जालौर का नाम इन्होंने जलालाबाद कर दिया था। जलालाबाद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये 3 नाम परिवर्तित किए गए थे। जालौर का नाम जलालाबाद किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद किया गया था, जबकि सिवाणा दुर्ग का नाम खैराबाद किया गया था। ये तो किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा और देखते हैं, आमेर, जयपुर में आमेर है, आमेर का नाम किया था मेमिनाबाद। ये याद रखना पॉइंट, याद रखने लायक पॉइंट है। मेमिनाबाद नाम रखा था किसने? मोहम्मद शाह ने। आमेर का नाम बदल के मेमिनाबाद कर दिया था मोहम्मद शाह ने, मुगल काल के दौरान या मध्यकाल के दौरान। इसके अलावा अब बात करते हैं करौली की। तो करौली का नाम बदल के इस्लामाबाद कर दिया था। इस्लामाबाद या तिमनगढ़ भी कहते थे इसको, तिमनगढ़ नाम कर दिया था। इस्लामाबाद नाम किया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। उस समय तिमनगढ़ नाम था इसका, जिसका नाम इस्लामाबाद कर दिया था मोहम्मद गौरी ने। यानी कि करौली के क्षेत्र का नाम मोहम्मद गौरी द्वारा इस्लामाबाद रखा गया था। इसके अलावा उदयपुर क्षेत्र की अपन बात करें तो उदयपुर क्षेत्र में का नाम अकबर के द्वारा परिवर्तित किया गया था। वो अकबर जिसे महान अकबर कहते हैं, उस अकबर के द्वारा मुहम्मदाबाद नाम रख दिया गया था। उदयपुर का मुहम्मदाबाद नाम कर दिया गया था। और ये सारे नाम मध्यकाल के दौरान किए गए थे। एक बार दोबारा से फटाफट देख लेते हैं अपन। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 नाम परिवर्तन किए थे। मुख्यतया अलाउद्दीन खिलजी ने 3 नाम परिवर्तन किए थे। जालौर का नाम बदल के जलालाबाद किया था, चित्तौड़ का नाम बदल के खिरजाबाद किया था, जबकि शिवाणा जो बाड़मेर में है उसका नाम बदल के खैराबाद किया था। आमेर का नाम मेमिनाबाद किया था मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने आमेर का नाम मेमिनाबाद रखा था, जबकि करौली का नाम इस्लामाबाद रखा था मोहम्मद गौरी द्वारा। मोहम्मद गौरी द्वारा करौली का नाम इस्लामाबाद रखा गया था। और अकबर के द्वारा मोहम्मदाबाद नाम रखा गया था उदयपुर का। उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा गया था। तो अब हम बात करते हैं ब्रिटिश काल के नामों की। दोस्तों, ब्रिटिश काल के नामों की अगर बात करें तो ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान के नाम जो है वो 2 नाम राजस्थान के उल्लेख मिलता है। वो कौन कौन से 2 नाम मिलते हैं? एक नाम तो मिलता है राजपूताना और दूसरा मिलता है राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा।
राजपूताना शब्द की अपन बात करें तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था सन 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना शब्द का उल्लेख किया गया था सन 1800 ईस्वी में। इस चीज की हमें लिखित में जो प्रमाण मिलता है वो लिखित में प्रमाण मिलता है विलियम फ्रैंकलिन नाम के एक अंग्रेज ऑफिसर की एक किताब है। विलियम फ्रैंकलिन की एक रचना है, विलियम फ्रैंकलिन की एक किताब है और किताब का नाम है मिलिट्री मेमोरी ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस जो कि 1805 ईस्वी में छप के तैयार हुई थी। उस किताब के अंदर हमें राजपूताना नाम मिलता है, राजपूताना नाम का जिक्र मिलता है जिसको जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले 1800 ईस्वी में उल्लेख किया था। अब बात करते हैं राजस्थान या रायथान या रजवाड़ा शब्द की। इस शब्द का उल्लेख क्या कहां मिलता है हमें, तो कर्नल जेम्स टॉड थे एक राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, जो कि पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे। इनकी एक किताब है एनालिसिस एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस किताब का एक दूसरा नाम भी है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस किताब के अंदर इन्होंने राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द का उल्लेख किया है और यह किताब 1829 ईस्वी में, 1829 में इन्होंने उल्लेख किया है 1825 में, जबकि 1829 ईस्वी में यह छपकर लंदन के अंदर छपी है, छप के तैयार हुई है और अंग्रेजी भाषा के अंदर यह किताब छपी है। इस किताब को, किस किताब को, एनालिसिस एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस किताब को हिंदी में ट्रांसलेट किया है एक प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर ओझा द्वारा 1835 ईस्वी में। इसे हिंदी में अनुवादित किया गया है इस किताब को। यहां पर राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा शब्द का उल्लेख मिलता है। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा इससे दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का नाम कब राजस्थान पड़ा था, लेकिन उससे पहले एक तथ्य देख लेते हैं। वो तथ्य है कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत में कुल कितने तरह के राज्य थे। तो ब्रिटिश काल के दौरान भारत के अंदर 4 तरह के राज्य हुआ करते थे। वो 4 तरह के राज्य कौन कौन से थे? ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी में विभक्त था पूरा भारत। ए श्रेणी के अंदर कौन से राज्य थे? ए श्रेणी के अंदर वो राज्य थे जहां ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे या ब्रिटिश शासन था, सीधा सीधा ब्रिटिश शासन था, जहां गवर्नर जनरल शासन करते थे, वो ए श्रेणी के राज्य थे। बी श्रेणी के वो राज्य थे जहां रियासतें थी और जहां पर शासक राजा हुआ करता था, राजा शासक करता था, राजा शासन करता था। ऐसे शासक, ऐसे क्षेत्र रियासत कहलाते थे और बी श्रेणी के अंदर आते थे। सी श्रेणी के अंदर केंद्र शासित प्रदेश आते थे और राजस्थान में जहां पर के एजीजी शासन करता था, केंद्र शासित प्रदेशों में एजीजी शासन करता था और भारत के अंदर कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन कौन से? पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा कुर्ग और चौथा बलूचिस्तान। दोस्तों दिल्ली में ही है, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में, कुर्ग दक्षिणी भारत में है और बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है। ये सब सी श्रेणी के राज्य थे और यहां पर एजीजी शासन किया करता था। डी श्रेणी के अंदर राज्य थे जो अर्जित प्रदेश थे, वो डी श्रेणी के अंदर आते थे, जैसे अंडमान निकोबार डी श्रेणी का राज्य था। तो अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात एक शब्द और देखते हैं इसमें, एक चीज और एक क्वेश्चन और रह गया कि राजस्थान को ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान किस तरह का राज्य था। अगर क्वेश्चन आई ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था, तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, क्योंकि राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था। जबकि क्वेश्चन इस तरह से आए कि राजस्थान में कितनी श्रेणियां थी ब्रिटिश शासन के दौरान, तो राजस्थान में 2 श्रेणी थी, बी श्रेणी और सी श्रेणी, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी था। अब बात करते हैं अपन स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहां से मिलता है। दोस्तों स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली थी,
सब लोग जानते हैं 15 जुलाई 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उसी समय पर जुलाई 1947 में एक रियासती विभाग की स्थापना की गई थी और उस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि वी मेमन सचिव थे। वी मेमन सचिव थे। इन दोनों ने मिलकर भारत का एकीकरण स्टार्ट किया या राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ किया। तो सबसे पहले राजस्थान का जो एकीकरण के अंतर्गत बात करते हैं तो 17-18 मार्च का जिक्र आता है। 18 मार्च फाइनल डेट होती है। 17-18 मार्च 1948 को प्रथम चरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जिसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। राजस्थान शब्द का उल्लेख नहीं था। दोस्तों, इसके बाद में दूसरा चरण आता है एकीकरण का। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को आता है, द्वितीय चरण। और इस द्वितीय चरण में जो एकीकृत संघ था उस संघ का नाम रखा गया था राजस्थान संघ अथवा पूर्वी राजस्थान संघ। इसमें पूर्वी राजस्थान की रियासतें थी, 11 रियासत और 2 ठिकानों को मिला के बनाया गया था ये जगह। तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख आजादी के बाद अगर कहीं मिलता है तो वो मिलता है एकीकरण के द्वितीय चरण में। तारीख पूछे तो 25 मार्च 1948 को राजपूत संघ या पूर्वी राजपूत संघ के नाम से इस एकीकरण के चरण को जाना गया था। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान शब्द का विधिवत या वैधानिक मान्यता कब मिली थी राजस्थान शब्द को। तो राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता जो मिली वो 26 जनवरी 1950 को मिली थी, जबकि इसने वर्तमान स्वरूप धारित किया था। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो मिला था वो 26 जनवरी 1950 मिला था, 6वें चरण के दौरान। ये 6वें चरण के दौरान इन्हें प्राप्त हुआ है। दोस्तों, दिसंबर 1953 की बात करें तो दिसंबर 1953 में एक आयोग का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। अध्यक्ष थे इस आयोग के, और इस आयोग को कहा गया डॉक्टर फजल अली आयोग कहा गया। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की सिफारिश की। भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की सिफारिश की और राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। केंद्र में राज्यों का एक पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। उस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन हुआ। भाषाई आधार पर राजस्थान नाम का राज्य मान्यता मिली, अस्तित्व में आया। आधुनिकतम स्वरूप में राजस्थान 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य के रूप में मान्यता मिली भाषाई आधार पर। जबकि भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। अब बात करते हैं हम राजस्थान में संभाग की। दोस्तों, देश आजाद हो गया था, हमारा राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। 1 नवंबर 1956 की बात थी, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। अब इस राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटा गया था प्रशासन की दृष्टि से, संभाग और जिलों में। राजस्थान के अंदर उस समय पे 5 संभाग और 25 जिले थे राजस्थान के अंदर। तो 5 संभाग जो थे वो 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग और कोटा संभाग में बांटा गया था। आज 1 नवंबर 1956 को 5 संभागों के अंदर। इसके कुछ समय बाद यानी कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी यहां के राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, अप्रैल 1962 में, जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाला मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया हैं, जिन्होंने अप्रैल 1962 में राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लेकिन 26 जनवरी 1987 को यानी कि संभागीय व्यवस्था समाप्त होने के 25 साल बाद हरदेव जोशी मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया।
राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था लागू की कब? 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही अजमेर को छठवां संभाग और 26वां जिला घोषित किया गया। अजमेर को छठवां संभाग और राजस्थान का 26वां जिला 26 जनवरी 1987 को अजमेर को बनाया गया। इस तरह से राजस्थान में 26 जनवरी 1987 को 6 संभाग हो गए। लेकिन वर्तमान में राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं। तो 7वां संभाग है भरतपुर। यह भरतपुर संभाग सबसे नवीन संभाग है, जो कि 4 जून 2005 को बनाया गया है। 4 जून 2005 को राजस्थान का सबसे नवीनतम और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। और 2005 में जो मुख्यमंत्री थी इस भरतपुर संभाग के निर्माण के समय, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, श्रीमती वसुंधरा राजे थी। अब अपन आगे बात करते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। राजस्थान के संभागों के बारे में बात करें तो राजस्थान के जो संभाग हैं वो राजस्थान के संभाग, वर्तमान में 7 संभाग हैं राजस्थान के। तो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, जहां के 34.40% जिसका क्षेत्रफल है जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल 5.16% ही है। 5.16% क्षेत्रफल भरतपुर का है, जो कि सबसे छोटा संभाग है। और सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है, जिसका क्षेत्रफल 34.40% है। जोधपुर के अंदर 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। जबकि भरतपुर के अंदर 4 जिले आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले आते हैं। क्षेत्रफल 5.16% है, सबसे छोटा संभाग है। अब जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर संभाग के अंदर 24.43% जनसंख्या निवास करती थी। जयपुर संभाग के अंदर 24.43% जनसंख्या निवास करती थी। और जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, दौसा और झुंझुनू, सीकर। 5 जिले आते हैं और सबसे बड़ा संभाग है 24.43% जनसंख्या के साथ। जबकि सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से कोटा संभाग है, यहां पर 8.31% जनसंख्या निवास करती है। 8.31% जनसंख्या कोटा संभाग में निवास करती है। कोटा संभाग के अंदर भी 4 जिले आते हैं, बूंदी, बाराकोटा और झालावाड़। यानी कि सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर और सबसे छोटा भरतपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर और सबसे छोटा कोटा। अब बात करते हैं, इसके अलावा 3 संभाग और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। बीकानेर संभाग है, जिसमें 4 जिले आते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर। इसी तरह से अजमेर संभाग में भी 4 जिले आते हैं। अजमेर संभाग में है नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। और एक और बचता है उदयपुर संभाग, इसमें 6 जिले आते हैं उदयपुर संभाग में। इसके अंदर है राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 6 जिले आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियोस देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।